किसान से ये कहा, जब से इस देश में बीजेपी, इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने ये कहा था कि हम किसान की आय 2 गुना करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। आय 2 गुना तो बहुत दूर की बात होगी। आज के हालात जो है, आज की तारीख में किसान जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों में आज किसान है, सरकार ने जो फैसले लिए अब इन पिछले दिनों में, जो ऑनलाइन की बात करी गई, जहाँ किसान को आज भी अपनी फसल बेचने में कठिनाई है। आज भी बहुत सारे किसानों के टेलीफोन मेरे पास सुबह से शाम तक बजते हैं, जो ये कहते हैं कि आज तक मेरी सरसों की तुलाई का नंबर नहीं आया। ऐसे ही बहुत सारे किसान हैं जिनका गेहूँ आज भी अपने घरों में पड़ा है। और जो कोई किसान मंडी में ले गया और बारिश की वजह से जिस किसान की गेहूँ तुली नहीं उस दिन, और उस बारिश की वजह से खराब हो गई, आज उस किसान पे भी बहुत बड़ी मार है। जबकि सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि जिस दिन सरकार ने उसको SMS कर दिया, मैसेज कर दिया कि तू अपनी गेहूँ मार्केट में लेकर के आ जाए, तो उससे पहले सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था, वेदर रिपोर्ट लेकर के रखनी चाहिए थी कि कहीं आज फोरकास्ट ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से बारिश हो जाए और किसान की फसल खराब हो जाए। बजाय इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के किसान की फसल मंगवा ली। जब वो पानी में भीग गई तो उस किसान को कह दिया कि हम तेरी फसल नहीं लेंगे। अब वो किसान कहाँ जाएगा? जिस किसान ने 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को अपनी सरसों तुलवाई या अपनी गेहूँ तुलवाई, आज तक उस किसान को जो है उसका भुगतान नहीं हुआ सरकार की तरफ से पैसे। आज 20 दिन से ज़्यादा हो गए। जो पैसा केंद्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार को तो भेज दिया भुगतान के लिए, लेकिन वो उसका बैठे बैठे ब्याज खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं उस पैसे का। सरकार में बैठे लोग जो हैं, बजाय किसान को पैसा देने, किसान को जो पेमेंट कराने की बात कही जा रही है, उस पर उसके लिए किसान के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कहते आड़ती के माध्यम से पैसा देंगे। पहले तो आड़ती किसान को इस बात पे लड़ाया कि कोशिश करी आपस में उनके रिश्ते खराब करने की, कि भी हम तेरा धान जो है, तेरा गेहूँ जो है सीधा खरीदेंगे बजाय आड़तीय के। तो आड़तीय की किसान की आपस के अंदर जो एक आपस में जो रिश्ता था, उस रिश्ते को खराब करने की कोशिश करी। और अब फिर किसान का आड़ती का रिश्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाए, इसके लिए ये कह दिया कि आड़ती के माध्यम से पैसा देंगे। और आड़ती के माध्यम से जो पैसा देंगे उसमें भी अगर मान लो किसी आड़ती से किसान आज की तारीख में उसकी पेमेंट आने से पहले अगर 50,000 रुपया ले रखा है उसने, तो भी वो ये कहता है कि आप वो 50,000 काट करके नहीं दोगे, आप उससे वो 50,000 वापस जमा करा के फिर उसको पूरा करके दोगे। मतलब किसान को भी परेशान कर दिया रहा है, व्यापारी को भी परेशान कर दिया। अगली बिजाई का समय आ गया। आज किसान को बीज लेने के लिए पैसे चाहिए, डीजल के लिए पैसा चाहिए, आज किसान को उसके लिए कोई खाद और स्प्रे जो आने वाले समय में चाहिए उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब वो कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, क्या करेगा? मतलब किस तरह से किसान के सामने इस सरकार ने पिछले जब से ये आपका लॉकडाउन हुआ उसके बाद कितनी नई नई परेशानियां खड़ी करी है। मुझे लगता है कि ये किसान को इस बात के लिए भी मजबूर करेंगे कि किसान इस लॉकडाउन की परवाह ना करके सरकार के खिलाफ सड़कों पे आए। जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा किए, जिस तरह के हालात आज चल रहे हैं,
मुझे 100% इस बात को लेकर के अंदेशा है कि किसान इकट्ठा होकर के अपने खेत को छोड़कर सड़क पे आ सकता है। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि आप किसान को तुरंत पैसा रिलीज कराओ। अगर पैसा नहीं रिलीज कराए तो फिर हम इस किसान की जो आज जिस किस्म से दुर्गति करी जा रही है इसको सहन नहीं करें। फिर हम इसके लिए किसान के पास जाएंगे और फिर इस लॉकडाउन की चिंता ना करके फिर इस किसान की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। ये तो इस कोरोना से तो कौन कब मरेगा इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन अगर किसान के पास अगली बिजाई करने का पैसा नहीं होगा तो वो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। इन्होंने तो कोरोना की आड़ के अंदर उसको कैसे बर्बाद किया जाए इसके लिए रोज नई नई स्कीम बनाने का काम किया। इसके लिए आज ही चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि कितने दिन में आप पेमेंट करोगे। अगर कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला तो फिर सोशल डिस्टेंस का मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठक बुलाऊंगा, हल्के वाइज बैठक बुलाऊंगा और फिर जरूरत पड़ी तो विलेज वाइज अपना टूर शुरू करूंगा, सोशल डिस्टेंस से करूंगा। और फिर किसान के लिए जैसे SYL के लिए लड़े थे इसी तरह इस किसान की को कैसे बचाया जाए इसके लिए भी लड़ना पड़ा तो उस लड़ाई को भी शुरू करूंगा। आज तो गन्ना जो बेचने वाला किसान है उसको भी उसका पूरा पैसा नहीं मिला, वो भी दुखी है। मिल वाला ये बहाने लेकर के शुगर मिल बंद कर दी जाती है कि एक कोरोना का पेशेंट मिल गया। अब एक पेशेंट मिल गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सारे किसान के गन्ने को रोक करके खड़ा कर, तो बहाना बना लिया कोरोना। अब इस कोरोना के नाम पे ही किसान को आज तक लूटा जा रहा है। सरसों का पैसा नहीं दिया गया, ना इसका गेहूं का पैसा दिया गया, ना मेरी ख्याल अब तक चने की खरीद शुरू हुई। ये कह तो ये रहे थे कि हम चना जो है किसान का सारा सरकार खरीदेगी, अब तक एक दाना नहीं खरीदा। इस सब के लिए एक बारी बात करके देखेंगे, कोई सही संतुष्टिजनक उत्तर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर इसके लिए अगली रूपरेखा सॉफ्टवेयर तैयार करें। एक वैसा मुख्यमंत्री ने भी फैसला लिया है ये कहा कि तो धान किसान से 7 लोगों को भी शामिल। ये बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि अब इस सरकार से किसान को ये पूछना पड़ेगा कि मैं अपने खेत में कौन सी फसल लगाऊं। पंचायत की ज़मीन जो किसान लेता है उसके दाम 40 से 50-60 हज़ार रुपये एकड़ का देता है। आप कहते हो कि उस ज़मीन में धान नहीं लगाओ, आप पंचायत की इनकम ख़त्म करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि उस ज़मीन में धान ना लगे तो फिर सरकार उतना पैसा उस पंचायत को दे दे पर एकड़ के हिसाब से, और उस ज़मीन को गौशाला को दे दे। वो अपना हरा पट्टा उसमें करेगी, गौएँ चरेंगी। जो गौ माता का ढर्रा रोज़ पीटते हैं, अब मान लेंगे कि ये कोई ना कहीं गौओं के तेजी तो हैं। किसान को सरकार उसका पंचायत को पैसा दे दे और ज़मीन गौशाला को दे दे। 7,000 रुपये देने की बात एक पंथ दो काज हो जाएंगे। 7,000 से कैसे काम चलेगा? जब 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से ठेका है तो 7,000 में उसकी भरपाई कैसे होगी? ये इस तरह का फरमान पहली बार जारी नहीं हुआ, ये फरमान इन्होंने 1 साल पहले भी जारी किया था। पहले फरमान जारी करते हैं और फिर हाथ खड़े कर लेते हैं। वैसे एक तरफ तो पैसे नहीं आ रहे गेहूं के, दूसरी तरफ जो रुपावास गांव है इलाहाबाद के और उस आस पास के जो गांव हैं 50-60% तक लोगों के पास सरसों पड़ी है अभी तक, और आज भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे गांव में। मैंने फिर भी कोशिश करी, मुझे जहाँ से किसी भी किसान ने टेलीफोन किया, चाहे वो आपके इलाहाबाद का था, चाहे वो किसान कोई और दूसरी जगह का था, मुझे तो मान के चलो पूरी स्टेट से लोगों के फ़ोन आए। और मेरे पास जहाँ जहाँ से भी टेलीफोन आया मैंने वहाँ अधिकारियों से बात करी, इनके उच्च अधिकारियों से बात करी और कोशिश करी कि उन लोगों को कहीं को राहत मिले।
लेकिन ये तो एक दिन तो तुलवाई करवाते हैं, अगले दिन फिर वही धंधा। इनके ऊपर अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी है। मैं एक वीडियो सुन रहा था, ऑडियो एक आया था, तो यहाँ ठेकेदार है जो ढुलाई का काम करता है, जिसको इन्होंने 40% अबाउ पिछले से अब की बार ठेका दे रखा है। और मुझे ये बताया गया कि वो जो है इनका बड़ा निजी है, खास आदमी है। और उसमें एक सरकारी अधिकारी उस ऑडियो में बोल के ये कह रहा है कि हम इसका ठेकेदार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने डीसी को कंप्लेंट कर दी, डिप्टी कमिश्नर ऊपर इसकी कंप्लेंट कर दी, कोई सुनने वाला ही नहीं है। ना सिलाई करवाता है, ना कोई उसकी तुलाई कराता है, ना उसकी ढुलाई करवाता है, और पेमेंट उसको एडवांस में हुई थी। तो आप ये मान के चलो, जब सरकार में बैठे लोग इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो फिर किसान का सुनने वाला कौन हो गया। सोनीपत घोटाला में इस बार एसआईटी गठित की है, क्या लगता है फिर आपको उसको कुछ मिलेगा? एसआईटी की रिपोर्ट आने दो आप। उसमें एक चीज़, मैं अभी उस पर कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहता, ज़्यादा कुछ उस पर कहना नहीं चाहता। सरकार का दिवालिया इस बात से पिट गया कि जिस भूपेंद्र सिंह को इन्होंने गिरफ्तार किया है, उसी भूपेंद्र सिंह से 2 नंबर की दारू पकड़ी गई थी, और उससे वो दारू पकड़ करके ना तो कहीं थाने में रख करके सीज करी, ना कहीं कोई ऐसा और गोदाम कहीं बनाया। गोदाम भी वो बनाया जो उसकी मदर के नाम से है, उसी के गोदाम में ले जा करके सील कर दिए। तो इसका मतलब एक्साइज और पुलिस दोनों मिल गई। और उसके बाद जो अगली चीज़ है वो और देखने वाली है कि वहाँ से जब चोरी कराई तो फिर ये अधिकारी मिले हुए थे। मुझे एक और नई जानकारी मिली है उसकी। ये अपनी क्या इसमें एसआईटी में किस तरह से इसकी इंक्वायरी करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने लेवल पे भी इसकी जांच करवा रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ इसकी। मुझे जो बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि 3 फैक्ट्रियों से लगातार इस लॉकडाउन के दौरान, जो पंजाब और चंडीगढ़ के एरिया में है, वहाँ से दारू हरियाणा में रोजाना इसी आदमी के 6 ट्रक आते रहे, रोज 6 ट्रक अलग अलग जिलों में गए हैं। मैं उन जिलों की भी मुझे जानकारी आ जाएगी और मुझे उन ट्रकों के नंबर तक आ जाएंगे कि किस नंबर ट्रक में दारू आई। ये मुझे पता है कि किन 3 फैक्ट्रियों से आई है, ये मेरे पास जानकारी है। पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि इनकी इंक्वायरी के अंदर वो सारी चीज़ें आती है कि नहीं आती है। अगर कहीं कोई इस इंक्वायरी में सरकार के दबाव में अधिकारी आए तो फिर 100% मान के चलो, आप साथियों के साथ बैठ करके इनकी पूरी डिटेल से पोल खोलने का काम करो कि कैसे कैसे दारू निकलती थी, कौन एक्साइज के लोग निकलवाते थे, किसके ट्रक होते थे, कहाँ कहाँ किस किस ज़िले में इन्होंने सप्लाई करी है, किस जिले से सप्लाई आगे कराई जाती थी। सोनीपत के साथ साथ प्रदेश के अन्य जिलों से भी जांच होनी चाहिए। एक सोनीपत से नहीं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, अम्बाड़ा भी इसमें शामिल है, गृह मंत्री का अपना जिला भी शामिल है। वहाँ भी हर रोज़ 1 ट्रक से ज़्यादा दारू उतरती रही है। राजपुरा की एक फैक्ट्री से दारू आई और रोजाना अम्बाड़ा में उतरी। कहने को ये कहा गया कि जिले सारे सील कर दिए और बड़े बड़े माफिया पकड़े जा रहे हैं, जैसे चिट्टे के मामले में सिरसा में बहुत बड़ा एक मामला पकड़ा गया। आप ये मान के चलो, ये जो चिट्टे का जो एक सरगना पकड़ा गया है, आपने थोड़ा ही पकड़ा है सिरसा पुलिस ने, ये तो पंजाब की पुलिस आई है। पंजाब की अमृतसर से उस आदमी का पीछा हुआ है, पंजाब पुलिस ने ही 100% उसको दबोचने का काम किया है। सिरसा की पुलिस अगर इस बात पे कहीं अपनी पीठ थपथपाए तो लोगों का बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मैंने यहाँ जो सरगना है माफिया, इसके नशे के जो बड़े तस्कर हैं,
मैंने तो उनके नाम विधानसभा में भी लिए। हाथ डालो ना पुलिस, पकड़ो ना उनको जा करके। उनको क्यों नहीं पकड़ती? सुभाष बराड़ा के साथ रहने वाला व्यक्ति चिट्टा बेचता था, आज तक नहीं पकड़ा गया। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो चिट्टे का व्यापार सरसा में करते हैं। मैंने एक लिस्ट तैयार कराई है सरसा जिले की पूरे की, यहाँ तक भी लिस्ट तैयार कराई है कि किस गांव के अंदर कौन आदमी जो चिट्टे का धंधा करता है, चाहे वो 1 ग्राम बेचता है, चाहे 2 ग्राम बेचता है, चाहे 5 ग्राम बेचता है। सारी की सारी लिस्ट मेरे पास तैयार है और मैं जल्दी उस लिस्ट को गवर्नमेंट को दूंगा। ये सारे लोग चिट्टे के व्यापार से जुड़े हुए हैं। पुलिस क्या कार्रवाई करती है, सरकार क्या कार्रवाई करती है, तब देखेंगे। फिर वो लिस्ट में आपको भी दे दूंगा, आप भी उस लिस्ट को दिखा देना। और मेरी लिस्ट में कोई आदमी जो है, ये नहीं हो सकता कि कोई 10 आदमी गांव के भी उसके साथ आकर ये कह दे कि व्यापारी नहीं है। जो नाम मैं दूंगा उसमें उस गांव के, चाहे वो मेरे कितने भी बड़े विरोधी होंगे, वो भी अगर जाकर के उनसे पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि ये नाम जो अभय सिंह जी ने दिए हैं ये 100% ठीक है, ये हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे जिले के एक गांव के और पूरे जिले के, शहर के, कस्बे के, सबके नाम दूंगा।